नमस्कार सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंट को। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जो कि एक कठिन टॉपिक है लेकिन सरल भाषा में पेश किया गया है। तो आप इसको आराम से पूरे वीडियो को देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। बोर्ड में 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है, तो इसको सोल्व कर सकते हो। 12th के बाद कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन इसमें आता है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, रोचक जानकारियां अंत में मिलने वाली है। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब ये एक श्रृंखला होगी बोर्ड की परीक्षा तक। इसमें वन शॉट के रूप में प्रत्येक चैप्टर का रिव्यू होगा और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताया जाएगा कि कौन से बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का है और इस टेक्नोलॉजी में हम माइक्रोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने वाले हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। एजी और बायो दोनों में है ये, इसलिए दोनों को आप आराम से इसको समझ सकते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या होती है इसकी परिभाषा। तो साधारण परिभाषा सबको याद है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव हित के उत्पाद निर्माण हेतु किया जाए, तो ये श्रृंखला बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसी स्टेप में यदि सिस्टमेटिक ढंग से डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन होती है विभिन्न जैव घटकों जैसे सूक्ष्म जीव और कोशिकाओं पर तकनीकी क्रिया द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद का निर्माण ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इस पूरी डेफिनेशन या परिभाषा में ये चीजें आपको याद रखनी है। एक तो मानव उपयोगी और एक सूक्ष्म जीव। कोई भी सूक्ष्म जीव है, इससे आप हर तरह के उत्पाद बना सकते हो। जैसे मानव में कोई टीका भी बनाना हो या कोई मेडिसिन भी बनानी हो तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगला है कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अर्थ क्या हो सकता है इसका, ये शाखा कैसे बनी। तो बायोटेक्नोलॉजी 2 शब्दों से बनी हुई है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीव, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, यानी जीव तकनीक। लेकिन यहाँ पर ये तकनीक किसके द्वारा है, तो जीव के द्वारा तकनीक, तो इसको हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन सीधी है कि विभिन्न जैव घटकों जैसे सूक्ष्म जीव है, कोशिकाओं पर तकनीक क्रिया द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद का निर्माण ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आशा है समझ में आ गई होगी। उत्पादन प्रोडक्ट बनाना है आपको। इतिहास क्या कहता है, तो इतिहास से पहले प्राचीन समय में जो दही है, सिरका है, शराब है या यीस्ट का उपयोग करते हुए अपने घरों में बनाई जाने वाली जलेबी है या बेकरी उद्योग में डबल रोटी है, इन सभी का उपयोग भी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ही किया गया था। तो प्राचीन समय में भी इसकी जानकारी थी और आज भी इसकी जानकारी है और जारी रहेगी। इतिहास के बारे में 3 तथ्य आपको याद रखना है। 1872, 1873 और 1883 3 महान वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। उनमें पहला वैज्ञानिक 1872 में आया, नाम है पॉल बर्ग, और किस क्षेत्र में योगदान दिया, पुनर्योगज डीएनए के क्षेत्र में इसने योगदान दिया था। अब कुछ बच्चों को ये समस्या हो सकती है कि क्या है पुनर्योगज डीएनए, तो आगे इसकी जरूर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है आपको। तो चलिए अगला 1873 वैज्ञानिक था स्टेनल कोहेन व हर्बर्ट बोयर। स्टेनल कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने पुनर्योगज जीव की खोज की थी। तो कोहेन और बोयर ने किसकी खोज की थी, पुनर्योगज जीव की खोज की थी। अगला वैज्ञानिक है 1883 में, नाम है कैरीमुलिस। क्षेत्र था पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन या बहुलक श्रृंखला अभिक्रिया, या इन्होंने अनुवांशिक रूपांतरित तंबाकू के बारे में भी जानकारी दी थी, TMW।
या TMV टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में भी कुछ स्थितियां इन्होंने बताई थी और प्रयास किया था। तो ये 3 वैज्ञानिकों के शानदार योगदान से ये बायोटेक्नोलॉजी वर्तमान में ऊंचाइयों पर है और इन्हीं से आपका क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का इसी से आएगा, तो इन तीनों को जरूर याद रखें। आजकल तो इसके द्वारा डबल रोटी के अलावा इडली है, डोसा है, खमीर है या पनीर है, इन सब का निर्माण भी किया जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग ही इनके उपयोग होते हैं। अब इनमें हम एक महत्वपूर्ण शाखा की जानकारी और लेने वाले हैं, जिनका नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। बहुत शानदार टॉपिक है वो भी, तो उसके बारे में भी हम परिभाषा अभी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इसको पूरा देखें। तो चलो अगली स्टेप में चलते हैं। कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, किस प्रकार कार्य करती है। आनुवांशिकी की परिभाषा होती है जनक से संतति में लक्षणों का गमन, और इसके बारे में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागति के प्रयोगों द्वारा बताया था। तो उनका अभूतपूर्व योगदान था आनुवांशिकी में। उसके बाद में उनके 3 अनुयायी थे, शिष्य थे, गोडी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और वान शेरमार्क। इन्होंने भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान था। तो अगला टॉपिक ले रहे हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीई के रूप में आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें भी वही है कि इसकी क्या होगी डेफिनेशन, परिभाषा। तो सीधी स्टेप में तो हम कह सकते हैं कि कोई भी यदि वांछित डीएनए और किसी पादप की कोशिका में प्रवेश करवाया जाए तो उसको भी हम एक प्रकार से आनुवांशिक अभियांत्रिकी कह सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य परिभाषा के रूप में इसका स्टेप आ जाता है, या वह विधि जिसके द्वारा पादपों में वांछित डीएनए का प्रवेश करवाया जाता है, क्या कहलाती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। क्योंकि वांछित डीएनए के द्वारा ही क्या होगा, किसी भी जीन का प्रवेश होगा। और डीएनए वांछित है, इसका मतलब इसका एक विशेष खंड भी होगा जो इसके आंतरिक भाग में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा। तो वह विधि जिसके द्वारा पादपों में वांछित डीएनए खंड या डीएनए या जीन का प्रवेश करवाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। बात आ जाती है कि आपने अभी बताया था पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। पुनर्योगज डीएनए, तो वैसे तो पुनर्योगज डीएनए का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों में जो सामान्य रूप से अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कह सकते हैं, या वह डीएनए जिसमें परिवांछित जीन द्वारा, यानी कि वह डीएनए जिसमें बाहरी वांछित जीन को
प्रवेश करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है, उसको हम कह सकते हैं पुनर्योगज डीएनए। साधारण भाषा में ऐसे याद रखो कि डीएनए के अंदर यदि कोई नया जीन जोड़ दे तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, पुनर्योगज डीएनए कह सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई होगी, ये आशा है। अब है इसके साधन कौन कौन से हैं इसके बारे में। साधन का मतलब है कि जो हम इस टेक्नोलॉजी में उपयोग करने के लिए जिनका उपयोग कर रहे हैं या जिनका उपयोग करके ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उसी को हम साधन कहते हैं। तो लगाना हेडिंग साधन, और साधन भी कितने हैं, 4 साधन है। पहला साधन कौन सा है, प्रतिबंधन एंजाइम है, डीएनए खंडों को काटेगा, आणविक कैंची कहते हैं इसको। ये एंडो न्यूक्लियेज और एक्सो न्यूक्लियेज के रूप में होता है। एंडो किसे काटेगा, मध्य भाग से काटेगा और ये किनारों से काटेगा। ऐसा नहीं है कि एंड है तो अंतिम भाग लिखो आप। फिर हमारा आ जाता है वाहक वेक्टर। इसका काम होता है स्थानांतरण या माध्यम का। इसके रूप में हम पादपों के लिए एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेसियस का उपयोग कर सकते हैं, और जंतुओं के लिए ई कोलाई या पीबीआर 322 का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। फिर हमारा आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके अनेक भाग है। इसका काम क्या है, डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाना, प्रतिलिपियां निर्मित करना। तो इस प्रकार ये 4 साधन है और यही चरण है। ये प्रथम चरण है, ये आपका द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण हो जाता है और ये अंतिम चतुर्थ चरण हो जाता है। और इसी से कोई आप पुनर्योगित डीएनए बना सकते हो। इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और हिंदी में है प्रतिबंधन एंजाइम। वाहक है, ये एग्रोबैक्टीरियम के रूप में आता है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम अलग अलग रूप से अलग अलग जातियों में हो सकता है। ई कोलाई पीबीआर 322 ये जंतुओं में हो सकता है। लाइगेज जोड़ने वाला है और ये तोड़ने वाला है, इसलिए इसका उपनाम क्या होता है, आणविक कैंची। नोट कर लो, स्टार लगा लो बैलेंस में, ये आपके बोर्ड में पक्का पूछा जाएगा। और एक ये डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर का सहयोग लेगा और अनेक प्रतिलिपियां बनाएगा। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसमें लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।